गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे थे। तो पीरियोडिक टेबल में हमने अभी तक एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट किया था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है पीरियोडिक वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि नीट 2019 में आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक वेरिएशन एज इट इज़ पूछा गया था। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है पीरियोडिक वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले लास्ट क्लास का हम लोग एक बार फिर से देख ले। हमने देखा था जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये टोटल 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जेड इफेक्टिव, शेल नंबर, शीडिंग कांस्टेंट, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी हाई होता है। और उसके बाद लास्ट हमने देखा था कि ये डिपेंड करता है पेनिट्रेशन पावर पे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में है, पी में, डी में या एफ में। तो इन 5 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। अब अगर पीरियोडिक वेरिएशन की बात करें तो इसमें जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर आपको पता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है बाई 0.65। तो जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो इसमें जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो एक नॉर्मल ट्रेंड अपने पास मिलता है, तो नॉर्मल ट्रेंड ये है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। और क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करता है और वो इंक्रीज़ करता है बाई 0.65। तो इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए पीरियोडिक वेरिएशन में सबसे पहले वेरिएशन इन अ पीरियड। तो वेरिएशन इन अ पीरियड, एक पीरियड में अगर हम लोग वेरिएशन देखें तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर सिंस जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस जनरली। जनरली क्यों लिखा है? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ जेड इफेक्टिव पर ही डिपेंड नहीं करता है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि शेल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेडिंग कांस्टेंट। तो इस कारण से जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है वो वैसे तो इंक्रीज़ करेगा लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हमें मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है जनरली। अब इसमें सबसे पहले अगर बात करें कि ये वैरी कैसे करता है, तो देखो एक एक करके सारे पीरियड्स का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो पीरियड नंबर जो 1 है आपका, पीरियड नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इस कारण से आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ करेगा। वैसे भी आपको पता है हीलियम नोबल गैस है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होता है, इस कारण से इसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी है? हीलियम की। इसके बाद सेकंड पीरियड की अगर बात करें अब, ठीक, तो देखो सेकंड पीरियड में जो अपने पास एलिमेंट्स है, ठीक, तो यहाँ पे एलिमेंट्स है आपके पास लिथियम, लिथियम के बगल में कौन है? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब इसमें हमने पढ़ा है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज़ करेगा और जेड इफेक्टिव के बढ़ने पर जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। और हमने ये भी देखा है कि जेड इफेक्टिव 0.65 से ही इंक्रीज़ करता चला जाता है, ठीक। अब इसमें देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो देखो बेरिलियम जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, जबकि और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 और इसके बाद नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p
6। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग मूव करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर ज़ेड इफेक्टिव तो इंक्रीज़ कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि यहाँ जो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है आपका? फुली फिल्ड। इसके बाद आपको मिलेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अपना हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये आपका हो गया नियॉन। नियॉन का अगेन जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है? फुली फिल्ड। तो यहाँ भी हमें फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। हमें ये पता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचर में कैसे होते हैं? स्टेबल। तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा तो एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, इस कारण से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसमें सबसे कम तो लिथियम का होगा। अब लिथियम के बाद किसका आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम से ज़्यादा किसका होना चाहिए था? बोरॉन का होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि बेरिलियम जो है वो बोरॉन से आगे चला जाता है, ठीक। और जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से आगे चला जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बोरॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p1, ठीक। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, जबकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलरेडी कैसा है? फुल फिल्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा है, जबकि यहाँ ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। तो इससे इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं निकलेगा। यहाँ पे एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। तो होता क्या है? इन दोनों की पोजीशन स्विच हो जाती है। इसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली जो है ये ऑक्सीजन फैमिली के आगे चली जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है? 1s2 2s2 2p3। और p3 कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड है तो ये नेचर में कैसा होगा? स्टेबल। ऑक्सीजन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। एक इलेक्ट्रॉन के निकलते ही ये p4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? p3 में। तो स्टेबिलिटी को अचीव करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर देता है। क्यों रिमूव कर देता है? क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा, जबकि ये ऑलरेडी कैसा है? ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं करेगा, ठीक। तो इसमें एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी और इसमें एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। तो ऑर्डर में ऑक्सीजन पीछे आ जाता है और नाइट्रोजन आगे चला जाता है, ठीक ना। इसके लिए आई कम है और इसके लिए आई ज़्यादा है। तो अब इसमें अगर ओवरऑल ऑर्डर अगर देखा जाए तो ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको। अब मैं यहाँ पे सारे पीरियड्स का लिख रहा हूँ। ये सारे पीरियड्स का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ ऑर्डर से पूछ लिया जाता है, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखो लिथियम से ज़्यादा किसका है? बेरिलियम का होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम फैमिली जो है वो बोरॉन के आगे चली जाती है, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास लिथियम के बाद बोरॉन का मिलता है। बोरॉन के बाद किसका मिलता है? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद आपको मिलता है कार्बन। कार्बन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन और सबसे लास्ट में कौन है? नियॉन। तो ये ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है, ठीक। और इसी तरह से नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ऑक्सीजन से जो है वो ज़्यादा है, ठीक। नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ऑक्सीजन से ज़्यादा है, जबकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा किसका है? ऑक्सीजन का। लेकिन आपको पता है कि जेड इफेक्टिव के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो इफेक्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, हाफ फिल्ड है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसमें एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी और इसमें एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन जो है वो आगे चला गया और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चला गया? पीछे चला गया। सेम रीज़न बेरिलियम और बोरॉन के लिए भी है। बेरिलियम फुलफिल्ड है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी हमें, और बोरॉन जो है, बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली इसमें से रिमूव हो जाएगा और ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा? अचीव करेगा। तो इसमें एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक। तो ये रीज़न हमें पता होना चाहिए और ये ऑर्डर भी हमें याद होना चाहिए। सेम ट्रेंड जो है वो इसके नीचे पीरियड्स में भी हमें मिलता है। तो देखो इसमें अपने पास मैं सारे पीरियड्स कहाँ लिख रहा हूँ,
ये आपका पीरियड नंबर 2, ठीक। पीरियड नंबर 2 के बाद पीरियड नंबर 3 जो है, तो यहाँ पे अपने पास सोडियम, ठीक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और यहाँ पे अपने पास कौन आएगा, आर्गन, ठीक। अच्छा, इसके बाद पीरियड नंबर जो 4 है, तो पीरियड नंबर 4 में पोटेशियम, गैलियम, कैल्शियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन और यहाँ पे अपने पास कौन आ जाएगा, क्रिप्टन, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो आपका बेरिलियम है, तो ये जो पूरी फैमिली है, ठीक है ना, जो बेरिलियम फैमिली थी या जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो बोरॉन फैमिली के आगे चले गए, ठीक। और इसी तरह से जो अपने पास नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली जो है वो ऑक्सीजन फैमिली के कहाँ चली गई, आगे चली गई, ठीक। इसका रीज़न क्या बताओगे आप कि इसका रीज़न क्या? तो रीज़न ऑलरेडी बता रखा है मैंने, अभी लिखवा भी देंगे इसको कि नाइट्रोजन फैमिली का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, इस कारण से इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक। और दूसरा चीज़ कि भाई इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये P4 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ईजिली रिमूव करेंगे ताकि ये P3 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, तो इनको एनर्जी कम देनी पड़ेगी जबकि इनको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इस कारण से ये दोनों आपस में जो पोजीशन है उसको स्विच कर लेते हैं, ठीक। इसी तरह से बेरिलियम फैमिली में जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण यहाँ पे एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ती है, जबकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फुलफिल्ड में अचीव हो रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे एनर्जी हमको कम देनी पड़ती है। अच्छा, इसी तरह से जो नेक्स्ट पीरियड से अपने, ठीक है, पीरियड नंबर 5, 6 और 7, तो पीरियड नंबर 5, 6 और 7 में यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड मिलता है। यहाँ पे जो ट्रेंड था आपका ये इररेगुलर ट्रेंड है, ठीक ना, ये कैसा ट्रेंड है आपका, इररेगुलर, ठीक। इरेगुलर क्यों? क्योंकि भाई दो ही एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है कि बेरिलियम फैमिली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये बोरॉन फैमिली के आगे है और नाइट्रोजन फैमिली जो है वो ऑक्सीजन फैमिली के आगे है। लेकिन पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर जो 6 है इसमें रेगुलर ट्रेंड होता है, इसको याद रखना, ठीक ना। पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ पे अपने पास कार्बन फैमिली है, तो यहाँ पे टिन और लेड, ठीक। इसके बाद आपका ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, तो एंटीमनी और बिस्मथ। यहाँ पे अपने पास सेलेनियम के बाद टेलुरियम, तो टेलुरियम और यहाँ पे बिस्मथ। इसके बाद ब्रोमीन के बाद आयोडीन, यहाँ पे कौन है, एस्टेटीन, और यहाँ पे अपने पास जेनॉन और यहाँ पे अपने पास कौन है, रेडॉन। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है ये रेगुलर ट्रेंड है। ये कैसा ट्रेंड है आपका, रेगुलर। यहाँ पे Z इफेक्टिव ही डोमिनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है, ठीक। तो पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर 6 जो है इसमें रेगुलर ट्रेंड है। रेगुलर ट्रेंड मतलब लेफ्ट टू राइट बिना किसी एक्सेप्शन के आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, जबकि पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 और पीरियड नंबर 4 इसमें जो ट्रेंड है आपका वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मतलब कि आपका जो यहाँ पे बेरिलियम फैमिली है वो बोरॉन फैमिली के आगे हो जाएगा और यहाँ पे अपना जो नाइट्रोजन फैमिली है ये ऑक्सीजन फैमिली के आगे हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर 6 में ट्रेंड आपका कैसा होगा, रेगुलर, और पीरियड नंबर 2, 3 और 4 में जो ट्रेंड होगा आपका वो कैसा ट्रेंड होगा, इर्रेगुलर ट्रेंड होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैंने पीरियड नंबर 1 से लेकर पीरियड नंबर 6 तक सारे पीरियड्स का आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमसे हो जाना चाहिए। जैसे अगर इसमें पूछा जाए, ये चैट सेक्शन इसका ऑफ है क्या या चल रहा है, चल रहा है, कोई डाउट होगा तो उसको चैट सेक्शन में आप लोग लिखते चलना। जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अच्छा ये तो ग्रुप में आ गया। जैसे अगर कंपेयर करना है आपको यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन में, तो इसमें जो ट्रेंड है ये A, ये B और ये C, तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसका है, बेरिलियम का B, C और सबसे कम किसका A। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं
सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसका है, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर लिथियम, अभी बताया रीज़न इसका। इसी तरह से अगर पूछा जाए आपसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ए, बी और सी, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है अभी सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, इसका जेड इफेक्टिव काफ़ी हाई है। जेड इफेक्टिव हाई होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको मिलेगा सी के बाद ए, और सबसे कम किसका, बी। अभी बताया था वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे अपने पास सल्फ़र, फास्फोरस और क्लोरीन, इसमें हमें कंपेयर करना है, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सी। इसके बाद फिर कौन आएगा, बी, ठीक ना, सी बी ए। तो सी बी ए, फास्फोरस और सल्फर में ज़्यादा किसका होगा, फास्फोरस। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, हाफ फील्ड, जबकि सल्फर में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये हाफ फील्ड में कन्वर्ट होगा। तो इस कारण से इसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन और देखें यहाँ पे कि बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर और यहाँ पे अपने पास क्लोरीन, ठीक। जैसे इसमें हमें कंपेयर करना है, तो इसमें जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, सपोज करो फ्लोरीन, ठीक, जैसे ये। अब इसमें हमें कंपेयर करना है, तो देखो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन का होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान काम नहीं है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का हो जाएगा। अब इसके बाद देखा जाए तो देखो बोरॉन जो है वो सेकंड पीरियड का है, डाउन द ग्रुप जो आईपी है वो डिक्रीज करता है, ठीक। और इनमें अगर देखा जाए तो बोरॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फुल फील्ड में कन्वर्ट भी हो रहा है, तो इस कारण से इसमें एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। फॉस्फोरस, सल्फर में भी बताया मैंने कि ज़्यादा किसका है, फॉस्फोरस का, कम किसका है, सल्फर का। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, P3 है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना आसान काम नहीं है, ठीक। तो इसमें जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा फ्लोरीन का, तो ये ए, बी, सी और डी। तो सबसे ज़्यादा डी के बाद कौन आ जाएगा, बी के बाद सी, सबसे जो कम है वो किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखो दो फैक्टर्स जो है वो इसको चेंज कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। एक है जेड इफेक्टिव, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, और कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें चेक करना है। जैसे जो बोरॉन है, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो इलेक्ट्रॉन के निकलते ही ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, अचीव करेगा, और इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा तो स्टेबिलिटी अचीव करेगा, तो इसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी हो जाएगी, बोरॉन की हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका अक्रॉस द पीरियड। नेक्स्ट बात करेंगे अक्रॉस द ग्रुप, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर इसमें जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो सेकेंड है इसमें अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप मूव करने पर जब आप वर्टिकली टॉप टू बॉटम मूव करते हो इन द पीरियोडिक टेबल, तो शेल नंबर इंक्रीज करता है, ठीक। शेल नंबर जब इंक्रीज करेगा तो वैलेंस शेल की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालना जो है वो आसान हो जाएगा, तो एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज करता है, और शेल नंबर के इंक्रीज होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। इस कारण से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो घटती है। तो इसमें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से बढ़ती चली जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करना है वो आसान हो जाता है, और इसमें एनर्जी हमें कम देनी पड़ती है, ठीक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो
टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो आई है वो डिक्रीज करेगी, ठीक ना। जनरली क्यों? क्योंकि ठीक ना, सिर्फ शेल नंबर ही नहीं है, दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। इस कारण से हमें कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ठीक ना, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक ना, ग्रुप में मूव करने पर सिंस शेल नंबर इंक्रीजेस, शेल नंबर इंक्रीज करता है, हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, शेल नंबर इंक्रीज करेगा, और शेल नंबर के इंक्रीज करने से हमने लास्ट क्लास में बात किया ही था कि शेल नंबर के इंक्रीज करने से जो यहाँ फिर मैंने बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, और इस कारण से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसमें मैं सारे ग्रुप्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और एक्सेप्शंस को अलग से हमें याद रखना है। ठीक, नीट 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो पीरियड नंबर 2 का वेरिएशन पूछा गया था कि लिथियम से लेकर नियॉन तक का जो वेरिएशन है वो कैसा वेरिएशन होगा। तो आपको पता है भाई, बेरिलियम बोरॉन से आगे हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से आगे हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि वो इस साल ग्रुप में क्वेश्चन है कि एक ग्रुप में कैसा वेरिएशन होता है, तो ये जो वेरिएशन है ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएशन में लिख रहा हूँ, देखो इसमें यहाँ पे अपने पास जो एस ब्लॉक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। यहाँ पे अपने पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसके बाद ये हो गया आपका 3D सीरीज, ठीक है। यहाँ पे 3D सीरीज है, यहाँ पे अपने पास 4D सीरीज है, यहाँ पे अपने पास कौन सी सीरीज है, 5D सीरीज है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अपने पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसके ऊपर कौन है, हीलियम। बोरॉन के नीचे कौन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। एक चीज़ यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई पीरियोडिक ट्रेंड बताने के लिए पीरियोडिक टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, पीरियोडिक टेबल का जो ट्रिक था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो अगर पीरियोडिक टेबल याद है तभी इसके क्वेश्चन पॉसिबल है। अगर पीरियोडिक टेबल ही नहीं याद है तो भाई अगर एक पीरियड में पूछ भी लिया जाए तो भी हम आंसर नहीं बता पाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को कम से कम 3-4 बार कॉपी में बनाकर खुद से याद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर शेल नंबर इंक्रीज करेगा, और शेल नंबर जब इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घट जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, लिथियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर आसान होगा तो आई जो है वो घटेगा। तो आई घटेगा तो इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम किसका है, सीसीएम का है। इसी तरह से यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। अब पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक में भी यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, यहाँ भी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ऑक्सीजन फैमिली में भी कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। दिक्कत जो है वो सिर्फ 2 फैमिलीज़ में, कौन कौन सी फैमिलीज़ में है, बोरॉन फैमिली में है और कार्बन फैमिली में। ठीक, इन 2 फैमिलीज़ में एक्सेप्शन होता है, और ये एक्सेप्शन हमें याद रखना है। सबसे पहले अगर बात करें बोरॉन और एल्यूमिनियम की, ठीक, तो हमने ये पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करता है। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम गैलियम में अगर बात करें हम तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक, एक्सेप्शन क्या आता है कि देखो
एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक। तो एल्यूमिनियम का जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, थर्ड शेल, ठीक। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। और जो गैलियम है तो गैलियम Ga, तो Ga आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए एल्यूमिनियम और गैलियम में, ठीक, तो गैलियम के पास 3d इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड शेल में 3d10 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और आपको पता है कि d इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर होती है, ठीक। तो जो d इलेक्ट्रॉन्स है इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर है। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग जब पुअर होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो Z इफेक्टिव होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। Z इफेक्टिव के बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना यहाँ से डिफिकल्ट हो जाएगा और एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस कारण से एल्यूमिनियम और गैलियम में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो स्लाइटली ज़्यादा गैलियम की हो जाती है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो स्लाइटली ज़्यादा किसकी है, गैलियम की, ठीक। स्लाइटली इसलिए क्योंकि इन दोनों की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं होता है। इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 5.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये लगभग 6.01, तो 6.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट क्या है, दोनों की सेम। स्लाइटली ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी है, गैलियम की। रीज़न मैंने बता दिया कि एल्यूमिनियम के पास कोई d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जबकि गैलियम के पास क्या प्रेजेंट है, 3d इलेक्ट्रॉन्स। इन 10 इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग है वो पुअर है। शील्डिंग पुअर होने के कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर Z इफेक्टिव काफ़ी हाई है और Z इफेक्टिव हाई होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इस कारण से ज़्यादा है। अच्छा, गैलियम के बाद गैलियम से जो कम वैल्यू है वो किसकी है, इंडियम की। क्यों, क्योंकि शेल नंबर बढ़ेगा और शेल नंबर बढ़ने से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करता है। इंडियम और थैलियम में थैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों, तो इसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है, दिस इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता चुके हैं, ठीक। इसमें मैं एक बार फिर से, लेकिन इसको फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि जैसे इसमें 14 F इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। F इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग जो है वो नेग्लिजिबल होती है या वेरी पुअर होती है, ठीक। तो इन 14 F इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है वो काफ़ी पुअर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो Z इफेक्टिव है वो क्या होगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। और जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से थैलियम और इंडियम में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा किसकी हो जाती है, थैलियम की। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अपने पास दिस इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप लोग एक बार रिवाइज करना। इसको मैंने आपको कहाँ बता रखा है, तो एटॉमिक रेडियस जहाँ पे आप लोग को पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो एटॉमिक रेडियस में डाउन द ग्रुप यहाँ पे मैंने आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता रखा है डिटेल में। तो यहाँ पे जो इंडियम है इसके पास कोई F इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि थैलियम के पास 14 F इलेक्ट्रॉन्स है। इन 14 F इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग है वो बहुत ही ख़राब होती है, पुअर होती है। तो इनर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग जब पुअर होगी तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर Z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा और Z इफेक्टिव इंक्रीज करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो गया है, तो इस कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, तो यहाँ तक तो डाउन द ग्रुप तो आई डिक्रीज करेगा। आई डिक्रीज क्यों करेगा, क्यों, क्योंकि जो शेल नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक। टिन और लेड में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा किसकी है, लेड की है। क्यों, तो इसका भी रीज़न जो है दिस इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब समराइज कर रहे हैं इसको, तो समरी ये है कि डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन सिर्फ 3 जगह पर है और 3 एक्सेप्शन को आपको ध्यान रखना है। पहला एक्सेप्शन कहाँ पर है, तो पहला एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और गैलियम में, ठीक। एल्यूमिनियम और गैलियम में डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगी, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। इसी तरह से दूसरा एक्सेप्शन है इंडियम और थैलियम में। इंडियम और थैलियम में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा किसकी होगी, थैलियम की होगी। और तीसरा एक्सेप्शन है टिन और लेड, ठीक। तो इन 3 एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है। कौन कौन से एक्सेप्शन बताया आपको, एल्यूमिनियम गैलियम, इंडियम थैलियम
टिन और लेड। तो इन तीन जगह पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है। ठीक, तो जो दिक्कत है वो सिर्फ बोरॉन फैमिली में है और कार्बन फैमिली में। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। इसमें अगर कोई डाउट हो किसी को तो आप लोग जो है पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में जो ओवरऑल ऑर्डर है वो क्या है, ठीक ना। ये तो दो में कंपेयर किया, ओवरऑल क्या ऑर्डर है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखो, कार्बन फैमिली में जो आपके पास कार्बन फैमिली है, तो कार्बन फैमिली में तो यहाँ ऑर्डर लिख ही दिया है। सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी है, कार्बन की। कार्बन के बाद सिलिकन, सिलिकन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद किसको आना चाहिए था, टिन को, पर टिन से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, लेड की है। तो इसीलिए अपने पास लेड और उससे कम वैल्यू किसकी है, टिन। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक, बोरॉन फैमिली, ठीक ना, इसका जो ट्रेंड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हमें याद भी रखना है। तो यहाँ पे आपके पास जो बोरॉन फैमिली है, तो बोरॉन फैमिली में सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक ना, यहाँ बोरॉन था तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की होती है। ठीक, बोरॉन के बाद थैलियम होता है, ठीक है। थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी बढ़ जाता है, क्यों, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए थैलियम है, थैलियम के बाद आता है गैलियम। गैलियम से स्लाइटली कम वैल्यू जो है वो इंडियम की होती है, एल्यूमिनियम की, और सबसे जो लास्ट में है वो आपका है इंडियम। ठीक, इसका अगर एक ग्राफ बनाया जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रेंड मैंने लिखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंड आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक, इसका ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो इसमें देखो, ये आपका हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी और ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक ना। यहाँ पे अपने पास इस तरह से ग्राफ बनता है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अपने पास है बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे इंडियम और यहाँ पे अपने पास है थैलियम। ठीक, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की वो है बोरॉन की। ठीक, बोरॉन के बाद नेक्स्ट जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की वो होती है थैलियम। थैलियम के बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो होती है आपकी गैलियम की। गैलियम के बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो अपने को मिलती है एल्यूमिनियम की, और सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो आपको मिलती है इंडियम की। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें ग्राफ से भी पता चलता है। सबसे ज़्यादा जो आईपी की वैल्यू है वो किसकी है, बोरॉन की है। बोरॉन से कम वैल्यू किसकी है, थैलियम। थैलियम से कम वैल्यू किसकी है, गैलियम। गैलियम से कम वैल्यू किसकी है, एल्यूमिनियम। और सबसे लेस वैल्यू किसकी है, इंडियम। ठीक ना, आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो ये ग्राफ भी हमें याद होना चाहिए बोरॉन फैमिली का। ठीक, तो ये था अलोंग द ग्रुप, ठीक ना। तो हमने दोनों बात की आयोनाइजेशन एनर्जी में, अक्रॉस द पीरियड एंड टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप। ठीक, अब नेक्स्ट अब बात करेंगे, तो ये तो था अपना आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात अब करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको डेल्टा एच ई जी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई है। तो देखो, इसको स्टार्ट कर रहे हैं अब। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ठीक ना। हमने अभी अभी पढ़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने ये देखा था कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी।
इसका बिल्कुल उल्टा, ठीक। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो एनर्जी इसमें से रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of electrons are added to 1 mole of isolated gaseous atoms is known as electron gain enthalpy। मतलब कि जब एक मोल आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक मोल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when 1 mole of electrons are added to 1 mole of isolated gaseous atoms is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंपल सा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आप लोग समझते ही हो, थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पढ़ा है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, एटम जो है वो कैसा होना चाहिए आपका? गैसियस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो इसमें आपके पास ए, कोई एटम ए है, ये गैसियस है, ठीक। एटम ए गैसियस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया, इसका एक मोल लिया, इसका भी एक मोल लिया, ठीक। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा ए माइनस गैसियस, ठीक। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। जनरली ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव जनरली, नेगेटिव मतलब कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक ना। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम से पता चल रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने गेन किया है, तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और जो एंथैल्पी चेंज है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली ये वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनर्जी जनरली इसमें से क्या होगी? रिलीज होगी। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड नहीं होता है, जब एनर्जी देते हैं तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो उस केस में जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो एक्सेप्शंस को भी देखेंगे। तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, ठीक, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो एनर्जी जो देंगे उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? तो भाई एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना, पर एटम। तो ये सब इसकी यूनिट्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमने एक टर्म लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक ना। अब पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पहले एक जैसे एग्जांपल से इसको समझें। जैसे देखो आपका जो Cl है, ठीक ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन गैसियस जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाए तो यहाँ से Cl माइनस गैसियस बनता है, ठीक। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो क्या बनाएगा? Cl माइनस गैसियस। Cl माइनस गैसियस जो है जब ये बनता है तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ पे अपने पास जो डेल्टा एच की वैल्यू है, ठीक, इसमें से जो डेल्टा एच Eg है ये -350 किलो जूल पर मोल होती है। यानी कि जब Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ से लगभग इतनी एनर्जी क्या करता है? ये रिलीज करता है, ठीक।
अच्छा, अब ये ठीक ना, नियॉन जो है, ठीक, तो नियॉन गैसियस। अब यहाँ पे मैंने ये जो नेगेटिव है ये क्या लिख रखा है जनरली, ठीक ना, जनरली ये वैल्यू क्या होती है आपकी नेगेटिव, ऑलवेज नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल समझे इसको, जैसे यहाँ पे नियॉन है, ठीक, तो नियॉन गैसियस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो यहाँ से Ne माइनस गैसियस बनेगा। इसके लिए जो डेल्टा HEG की वैल्यू होती है ये प्लस 1100 किलो जूल पर मोल आपको मिलती है, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए कि नियॉन जो है ये नोबल गैस है, ठीक, तो नियॉन आपका क्योंकि एक नोबल गैस है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका स्टेबल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है तो ऐसे केस में एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और एनर्जी को अगर हमें देना पड़ेगा तो डेल्टा H इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें जो डेल्टा H या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की जो वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव में मिलती है ना, 1100 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जब इतनी एनर्जी इसको दी जाएगी तब जाके ये इसमें कन्वर्ट होगा। जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ईजिली ले लेगा और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा Cl- जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है इन दो एग्जाम्पल से कि डेल्टा H जो है या जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अगर कोई स्पीशीज स्टेबल है तो उसके इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती हमें ऐड करना पड़ेगा, तो एनर्जी हमें उसमें देनी पड़ेगी। जबकि अगर कोई स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा है तो ऐसे केस में जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, और इस कारण से उसका जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट जो टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है, ये वैसे तो दोनों एक ही चीज़ है पर इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस जो है वो साइन का होता है, ठीक ना, साइन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज EA इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा HEG, ठीक ना। तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ डेल्टा HEG से। अब थोड़ा सा यहाँ समझें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमें समझ में क्या आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या ये हमें बताता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें बताता है अबाउट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है EA, तो EA gives the idea about the tendency, तो tendency of an atom to accept an electron। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी के बारे में हमें बताता है। इसको डिफाइन किया गया है मैथमेटिकली, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा HEG। माइनस ऑफ डेल्टा HEG से इसको रिप्लेस करना है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, -350। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है EA की वैल्यू हो जाएगी प्लस 350 किलो जूल पर मोल, ठीक। ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, समझ में आया चीज़। वही अगर मैं पूछूं आपसे कि नियॉन के लिए, जो नियॉन है इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, प्लस 1100 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आप क्या बताओगे, तो EA इक्वल टू माइनस 1100 किलो जूल पर मोल। EA का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर किसी एटम के लिए EA की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये होगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक। अगर किसी एटम के लिए EA की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक ना, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब इतनी एनर्जी उसको दी जाएगी, ठीक ना, जो 1100 जो वैल्यू आई, इतनी एनर्जी जब उसको देंगे तब जाके वो एनर्जी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा समझेंगे इसको, क्वेश्चन में किसी
एटम के लिए Ea की वैल्यू पॉजिटिव दिया है, तो इससे हमें समझ में क्या आएगा, Ea की वैल्यू अगर पॉजिटिव मतलब कि उस एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर किसी एटम की का जो Ea है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है, जब उसको एनर्जी देंगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि इफ Ea is positive for any atom, then it has tendency to accept electron. If Ea is negative for any atom, भाई देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी के लिए Ea की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक, तो Ea के लिए नेगेटिव मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव मतलब कि एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मतलब कि जब एनर्जी देंगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने आप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती एक्सेप्ट हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है। तो अगर किसी एटम के लिए Ea की वैल्यू नेगेटिव है तो हम ये बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं है। अगर किसी एटम के लिए Ea की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, ठीक ना। तो Ea आपको टेंडेंसी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे इफ Ea इज नेगेटिव फॉर एन एटम देन इट हैज टेंडेंसी, तो इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी उसकी जो है इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो होगी, ठीक ना। अच्छा, अब एक पॉइंट और कि जिस एटम के लिए Ea की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, ठीक ना, जिस एटम के लिए Ea की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसका डेल्टा H उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा, यानी उतनी ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, यानी कि उतना ज़्यादा वो स्टेबलाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई है, ठीक। और जिस एटम के लिए Ea की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की उतनी ही कम टेंडेंसी होगी। तो जिस एटम के लिए Ea की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा, और जिस एटम के लिए Ea की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी, ठीक है। ये पॉइंट भी हमें समझ में आना चाहिए। जैसा कि मैं बोलूँ कि एक एटम है, उस एटम के लिए A1 है, इसके लिए Ea की वैल्यू है +350 और A2 के लिए Ea की वैल्यू है +250। तो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा किसकी है, A1 की या A2 की, तो हम बताएंगे A1 की। अच्छा, अब इसी में अगर पूछूं कि एक एटम A1 है, दूसरा एटम A2 है, A1 के लिए Ea की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, तो A1 के लिए Ea की वैल्यू है 350 और A2 के लिए -250, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी है, तो A1 की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, जबकि A2 की इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि A1 का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर मैं ये बोलूँ कि एक के लिए -350, एक के लिए -250, ठीक, तो पहले तो ये बताओ क्या इन दोनों की ही इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी है क्या, नहीं, इन दोनों की ही इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं है। इन दोनों ही केस में एनर्जी देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर मैं रिलेटिवली पूछूं कि फिर भी इन दोनों में आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, तो हम क्या बताएंगे कि ये जो है A2 इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके लिए Ea की वैल्यू हाई है और इसके लिए Ea की वैल्यू कम है। यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कितनी, 350 किलो जूल, जबकि यहाँ पे कितनी देनी पड़ेगी, 250 किलो जूल। तो इसमें एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, जबकि इसमें एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो अपने क्लियर है। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फीचर्स, अच्छा, तो फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो सबसे पहला जो इसमें फीचर है, ठीक ना, वो ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको डेल्टा एच ई जी वन भी लिख सकते हैं हम लोग, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर एनी एलिमेंट, ठीक, या एनी एटम। तो किसी एटम के लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। बट ठीक ना, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको डेल्टा एच ई जी टू से नोट करते हैं, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है और इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किसी एटम के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किसी भी एटम के लिए हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब क्या है, कोई भी डाउट होगा तो चैट सेक्शन में आप लोग लिखना और उसको थोड़ा इलाबोरेट करके लिखना ताकि जो डाउट है वो समझ में आए, ठीक। तो इसमें देखो, कहने का मतलब ये है कि देखो ए गैसियस में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ से ए माइनस गैसियस बनेगा, ठीक। इस दौरान जो डेल्टा एच ई जी है ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच ई जी है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अगर देखा जाए ए माइनस गैसियस, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव भी कैसे, तो एक एग्जांपल ही लिया था हमने अभी कि क्लोरीन के लिए, Cl के लिए डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, जबकि नियॉन के लिए वो वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर जब हम लोग करेंगे तो जो है आपका डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे A2 माइनस गैसेस बनेगा। इस दौरान जो डेल्टा एच ई जी है इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, डेल्टा एच ई जी 2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो डेल्टा एच ई जी 2 भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक ना। डेल्टा ई जी 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी एटम। ये आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, ये कोई एटम था अपना। अब इसका रीजन बताओ, तो रीजन ये है इसका कि देखो ए पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ये एनायन है भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही एनायन में कन्वर्ट हो गया, तो ये एनायनिक पार्ट है, नेगेटिव चार्ज है इस पे, और इस पे भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो दोनों पे जो चार्ज है वो कैसा है आपका, नेगेटिव। और आपको पता है कि दो नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, तो दो नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो इस कारण से इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इसमें ऐड नहीं होगा। देखो A2 माइनस जो है वो कितना भी स्टेबल क्यों ना बने, ठीक ना, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही ये स्टेबल बन रहा है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहा है सपोज, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या है, जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो हाँ ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कूलोम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो इस कारण से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब एनर्जी देते हैं तब जाके इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐड होता है। एक एग्जांपल के लिए समझे इसको कि जैसे आपका जो O है, ऑक्सीजन गैसियस है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ से अपने पास ये बनाता है O माइनस, ठीक। तो यहाँ से O माइनस गैसियस बनाएगा, इसके लिए जो डेल्टा H है, डेल्टा एच ई जी, वो वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा एच ई जी 1, ठीक। आपको पता है भाई ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये एक नॉन मेटल भी है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो O माइनस बनेगा, और यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, O माइनस जो गैसियस है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो यहाँ से O2 माइनस गैसियस बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि O2 माइनस ऑक्साइड आयन है और ये स्टेबल भी है, ठीक ना, इसका जो कॉन्फिगरेशन है ये फुली फिल्ड है या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। और आपको पता है कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नेचर में कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो ये तो स्टेबल है, तो भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन तो इजीली ऐड हो जाना चाहिए, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होता है, और इसमें हमें डेल्टा एच ई जी यहाँ पे पॉजिटिव होती है, मतलब कि हमें एनर्जी जो है वो इसमें सप्लाई करनी पड़ती है। तो एनर्जी इसमें देनी क्यों पड़ती है,
तो इसका रीज़न आप क्या बताओगे? इसका रीज़न ये है कि इस पे चार्ज है नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता है, दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। हाँ, वो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद वो स्टेबिलिटी को अचीव करेगा, पर इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड होगा क्या? अपने आप ऐड नहीं होगा, ये दूर दूर भाग रहे हैं। तो पहले हमें कुछ एनर्जी को देनी पड़ती है ताकि जो रिपल्सिव फोर्स है या जो पोटेंशियल एनर्जी है इनके बीच में उसको ओवरकम कर सके। तो इस कारण से जो डेल्टा एच ई जी है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए अगर नेट रिएक्शन देखें, इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो सम करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा, ओ माइनस। तो यहाँ से अपने पास जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से O2 माइनस गैसेस बनाता है, और इसके लिए जो डेल्टा एच है वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, डेल्टा HEG1 प्लस डेल्टा HEG2 ये आएगा। और ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये आपकी जो है ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये हमारे पास ओवरऑल पॉजिटिव ही होती है। ठीक ना, ओवरऑल वैल्यू कैसी होती है आपकी? पॉजिटिव। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम कि ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनने का जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक नहीं है, सॉरी ये एक्सोथर्मिक नहीं है। ये कैसा प्रोसेस है आपका? एंडोथर्मिक है, क्योंकि जो नेट रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलती है आपको? पॉजिटिव। इन दोनों का अगर डेटा हम लोग देखें और डेटा को अगर ऐड करें, जैसे ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू भी जो है वो पॉजिटिव ही मिलती है। यानी कि O से जब ऑक्साइड बनाया जाता है 2 इलेक्ट्रॉन देकर, तो ओवरऑल जो एनर्जी है इसमें वो हमें देनी पड़ती है, इसमें से जो एनर्जी है वो रिलीज नहीं होती। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सर ये बताओ कि आपने बोला भाई O से O2 माइनस प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो ऑक्साइड बनेगा कैसे, या ये एनर्जी इसको मिलेगी कहाँ से? तो ये मिलती है लैटिस एनर्जी से। जब कोई लैटिस बनता है, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हम, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब बनाएंगे तो कैल्शियम और ऑक्साइड जब बनेगा तो जो लैटिस एनर्जी जो उसमें से इवॉल्व होती है वो लैटिस एनर्जी इस एनर्जी को ओवरकम करती है, तो यहाँ से वो एनर्जी इसको मिलती है। ठीक, तो इस पॉइंट को हमें ध्यान भी रखना है। ये ऑक्सीजन का जो एग्जांपल हमने लिया, तो देखो की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि किसी एटम में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे क्लोरीन के लिए क्या था? नेगेटिव, जबकि नियॉन के लिए क्या था? पॉजिटिव। ठीक। अच्छा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो डेल्टा एच जो है वो हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब एनर्जी हमेशा देनी, हमें क्या करनी पड़ेगी? देनी ही पड़ेगी। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट ये है, इसको भी फटाफट देख ले। सेकंड पॉइंट ये है कि ये बताओ कि जैसे ए गैसियस था प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से अपने पास क्या बना? ए माइनस गैसियस। इसके लिए जो डेल्टा एच ई जी 1 है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। ये अभी मैंने बात किया इसमें। ठीक, ये सेकंड फीचर है। अच्छा, ए माइनस गैसियस में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो A2 माइनस गैसियस बना। इसके लिए जो डेल्टा एच ई जी 2 होगा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है A2 माइनस गैसियस में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ से A3 माइनस गैसियस बनेगा, और इसके लिए जो डेल्टा एच ई जी 3 होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एनायनिक पार्ट है, ये भी क्या है? एनायनिक स्पीशीज है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी था, ये पॉजिटिव है, ये भी हमेशा क्या है? पॉजिटिव। इन दोनों में अगर देखा जाए तो मोर पॉजिटिव वैल्यू किसकी मिलेगी? डेल्टा एच ई जी 2 की या 3 की? तो मोर पॉजिटिव वैल्यू जो है वो किसकी मिलेगी आपको? 3 की मिलेगी। 3 की क्यों मिलेगी? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो दोनों में ही सेम है, यहाँ पे -1 है जबकि यहाँ पे क्या है? -2 है। तो -2 है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? ऐड होगा। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाएंगे, अगले इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा और एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो डेल्टा एच ई जी 1 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा जो है वो डेल्टा एच ई जी 2 मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको डेल्टा एच ई जी 3 मिलेगा, एंड सो ऑन। यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चला जाता है। ये तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी था, ये वैल्यू हमेशा क्या थी? पॉजिटिव। ये वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव है।
तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये इंक्रीज करता चला जाएगा। रीजन आपको मैंने बता ही दिया कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इन दोनों के बीच में वो बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप इसमें ऐड नहीं होने वाला है, हमें एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्योंकि इस पार्टिकल पे या इस एटम पे माइनस चार्ज है और इस पार्टिकल पे भी क्या है, माइनस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, ठीक ना। अगर ये प्लस माइनस होता तब अट्रैक्शन हो जाता। खैर, तो ये था अपने पास सेकंड पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है, जो थर्ड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट ये था कि भाई जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वैल्यूज का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो उतनी आसानी से ऐड नहीं होता है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ज़्यादा देनी पड़ती है, फिर उसका अगला इलेक्ट्रॉन भी उतनी आसानी से ऐड नहीं होता है और एनर्जी आपको और ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें लास्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट ये है और ये सिंपल सा भी है कि जैसे अगर ए गैसियस है, ए गैसियस में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो ए माइनस गैसियस बनेगा। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलोगे, डेल्टा एच ई जी वन ऑफ ए गैसियस, ठीक। तो डेल्टा एच ई जी वन ऑफ ए, तो ये ए माइनस इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब इसका जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ए माइनस गैसियस में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो क्या बन जाएगा, ए गैसियस। इस दौरान इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी आपने दी उसको बोलेंगे डेल्टा एच आई ई वन ऑफ ए माइनस गैसियस। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन है तो हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ई जी वन ऑफ ए गैसियस इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच आई ई वन ऑफ ए माइनस गैसियस। ए गैसियस में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो क्या बना, ए माइनस गैसियस। तो जो एनर्जी उसमें से रिलीज हुई वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे उसको, और वो किसके बराबर होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस गैसियस के बराबर होगी, ठीक। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मैंने इंट्रोडक्शन और फीचर्स आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके अलावा पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा अपना वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी अपना फिनिश हो जाएगा। और पीरियोडिक टेबल में आप लोग को एक असाइनमेंट भी आप लोग को मिला है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन बांट रखे हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चंस अलग से दिए हुए हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है और इसके अलावा जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें गिवन है, तो उसको आप लोग एक बार जो है सॉल्व करना, और कोई डाउट आएगा तो उसको आप ग्रुप में या मेरे को व्हाट्सएप करके आप उसमें पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।